हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है प्री के एग्जामिनेशन के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस का प्री दोनों ही आ रहे हैं और इसके लिए बजट एक बड़ा मुद्दा रहता है हमेशा से। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि वो बजट को कैसे कवर करें, उसके कौन से पॉइंट्स को नोट करें, कौन से पॉइंट्स को छोड़ दें, और ये एक बड़ा लेंदी डॉक्यूमेंट होता है। इसलिए इसको क्रिस्प और इम्पोर्टेंट सारे फैक्टर्स को कवर करते हुए बजट की ये वीडियो हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। आपके प्री के एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इस वीडियो में कवर होंगी। आपको बजट में कुछ और एडिशनल करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो बजट के इस सीरीज़ को, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो बजट 23-24 के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बजट क्या होता है। व्हाट इज बजट? बजट जो है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का एक एस्टीमेट होता है। एक ऐसा एस्टीमेट है जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए पेश किया जाता है। भारत में बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल किया गया है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल 112 कहता है कि जो प्रेसिडेंट हैं वे संसद के दोनों सदनों में, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करवाएंगे। तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट बजट को पेश करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 का बजट संसद में पेश किया और इसके साथ उन्होंने कहा कि भारत जो है एक ब्राइट स्टार है ग्लोबल इकोनॉमी में। ये लगभग 7% की ग्रोथ रेट फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहा है और सभी बड़ी इकोनॉमीज में ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोथ रेट होगी। ठीक है, ये इस दौर में है जब कोविड-19 के प्रभाव से हम गुजर रहे हैं और रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है। तो इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हमारे लिए हो जाता है। अगर हम बात करें 2014 से 2014 से, तो इंडियन इकोनॉमी ने क्या क्या बूस्टअप किया, क्या क्या अचीव किया, उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिएगा। भारत की जो पर कैपिटा इनकम है, अगर हम 2014 से अब तक कंपेयर करें तो लगभग दोगुनी हो गई है और वर्तमान में यह 1.97 लाख पर पर्सन पर ईयर है। ठीक है, 1.97 लाख प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है भारत की पर कैपिटा इनकम, जो कि 2014 के रेफरेंस में लगभग दुगनी हो गई है। इंडियन इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। और इसके साथ साथ अगर हम डिजिटल इकोनॉमी या फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, इस टर्म को हम ज़्यादा प्रॉपरली यूज कर सकते हैं यहाँ पर, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी को अगर हम देखें तो पिछले साल यानी कि 2022 में यूपीआई के थ्रू 126 लाख करोड़ का डिजिटल पेमेंट हुआ है, जो कि डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी और फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। इसके साथ साथ भारत सरकार को इस साल की G20 की प्रेसिडेंसी भी मिली हुई है और हमने जो G20 की थीम रखी है वो वसुधैव कुटुंबकम की रखी है। भारत को ग्लोबल इकोनॉमी में प्रेजेंट करने का ये एक सुनहरा मौका है। अब आ जाते हैं बजट के मेजर पॉइंट्स पर। तो सबसे पहले जिस टर्म को यूज किया गया वो है अमृतकाल। सीतारमण जी ने कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। ठीक है, अब अमृतकाल क्या है? अमृतकाल वास्तव में अब से लेकर अगले 25 साल, ठीक है, अब से लेकर अगले 25 साल तक का एक प्लान है और एक ड्यूरेशन है जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था को ग्रो करने के लिए और उसके जो पोटेंशियल है उनको पाने के लिए प्लान किया जा रहा है। ठीक है, इसके लिए मतलब 25 साल के बाद क्या होना है? 25 साल के बाद हम अपनी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे। तो ये 25 साल भारत की ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको अमृतकाल कहा गया है। ठीक है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो हाईएस्ट ह्यूमन पोटेंशियल को, भारत के हाईएस्ट ह्यूमन पोटेंशियल को प्राप्त करना है और ये अगले 25 साल का रोड मैप है। इसके अंतर्गत अपॉर्चुनिटीज टू सिटीजन्स, स्पेशली टू यूथ दी जाने की बात की जा रही है। ग्रोथ और जॉब क्रिएशन पर फोकस किया जाएगा और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात की जाएगी।
तो ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं जो अमृतकाल के लिए टारगेट रखे गए हैं। इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव किया जाएगा, रूरल अर्बन डिवाइड जो है उसको कम किया जाएगा, नई तकनीकियों का प्रयोग किया जाएगा, सबको हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज के अंदर लाने का प्लान है, गैस कनेक्शन हर घर में पहुंचाने का प्लान है। तो ये अमृतकाल टर्म का इस्तेमाल सबसे पहले सीतारमण जी ने इस बजट को पेश करते हुए किया। इसके पहले मोदी जी ने लाल किले से भाषण देते हुए भी इस टर्म का प्रयोग किया था, लेकिन बजट में यहीं से शुरुआत की थी निर्मला सीतारमण जी ने। तो इसमें जो है 4 स्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और 4 स्टेजेस ऑफ अपॉर्चुनिटी, ट्रांसफॉर्मेटिव अपॉर्चुनिटी की बात की गई है। पहला इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन होगा, दूसरा ग्रीन ग्रोथ, तीसरा टूरिज्म और चौथा पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। ये 4 मेजर पिलर्स हैं आपके अमृतकाल के लिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पूरे बजट की जो थीम रखी गई है वो सप्तर्षि पर रखी गई है, यानी कि 7 प्रायोरिटीज पर रखी गई है, और हम पूरा वीडियो इसी बेस पर बनाएंगे। तो ये जो 7 प्रायोरिटीज हैं वो क्या है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल सेक्टर, यूथ पावर, रीचिंग टू लास्ट माइल, अनलीजिंग द पोटेंशियल और ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन ग्रोथ के साथ साथ ये 7, यानी कि ये 7 प्रायोरिटीज हैं जिनको सप्तऋषि कहा गया है इस बजट में। तो हम एक एक करके सबकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले इन सबकी चर्चा करने से पहले आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे देते हैं कि इस बजट में क्या क्या मेजर एस्टिमेट्स रहे हैं भारत सरकार की ओर से। पहला, जो टोटल रिसिप्ट्स है अदर देन बोरोइंग वो 27.2 लाख करोड़ की है। टोटल एक्सपेंडिचर 45 लाख करोड़ का है। तो आपको यहाँ से देखिए, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें रिसिप्ट इतनी ही होनी है और हमारा जो खर्चा है वो इतना होना है, यानी कि हमारा घाटा होगा ही होगा। ठीक है, जो जिसको हम डेफिसिट कहेंगे, यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट को यूज किया गया है, यानी कि राजस्व घाटा कितना 5.9% ऑफ जीडीपी का है। ठीक है, नेट टैक्स रिसिप्ट जो होंगे वो 23.3 लाख करोड़ के होंगे। तो अगर हम डेफिसिट की बात करते हैं तो फिजिकल डेफिसिट को 5.9% ऑफ जीडीपी एस्टिमेट किया गया है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें प्राइमरी डेफिसिट की तो वो 2.3% है और रेवेन्यू डेफिसिट 2.9% है। ये पूरा एस्टिमेशन है हमारा इस साल के बजट के लिए। अब आ जाते हैं इन वो सप्तऋषि के 7 एलिमेंट्स पर। सप्तऋषि का पहले 7 एलिमेंट्स में पहला एलिमेंट जो है वो है इंक्लूसिव ग्रोथ का, समावेशी विकास का। और समावेशी विकास को 2 फैक्टर्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है। पहला है एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन और दूसरा है हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किलिंग। तो हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किलिंग के से पहले हम एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन पर डिस्कस करते हैं। एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन के कई फैक्टर्स हैं जिन पर काम किया जाएगा। सरकार की फिलॉसफी सबका साथ सबका विकास का है और इसी के अंतर्गत इंक्लूसिव ग्रोथ को लाया जाएगा। ठीक है, तो इंक्लूसिव ग्रोथ का जो थीम है वो क्या है? सबका साथ सबका विकास, एवरीवन सपोर्ट एंड एवरीवन्स डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन में पहला है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? एक ओपन सोर्स, ओपन स्टैंडर्ड, इंटर ऑपरेबल पब्लिक गुड बिल्ड किया जाएगा जिससे फार्मर सेंट्रिक सॉल्यूशंस क्रिएट किए जा सके इंफॉर्मेशन सर्विसेज को लेकर, यानी कि जो किसान पर केंद्रित है ऐसा ओपन सोर्स, ओपन स्टैंडर्ड और इंटर ऑपरेबल पब्लिक गुड प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत क्या चीजें होंगी? जैसे फार्म इनपुट्स क्या हैं वो आपको पता चल सके, क्रेडिट, इंश्योरेंस, क्रॉप एस्टिमेशन, मार्केट इंफॉर्मेशन, एग्रीटेक इंडस्ट्री जो है उसकी ग्रोथ कैसे होगी, इन सब का एक जगह पर डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया जाए। तो ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर इस तरीके से डेवलप किया जाएगा। दूसरा, एक एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड को इस्टेब्लिश करने की बात की गई है, जो कि यंग एग्री स्टार्टअप्स के लिए होगा। ठीक है, जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में स्टार्टअप है उनके लिए किया जाएगा। तो ये एक नया फंड बनाया जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर के नए जो स्टार्टअप्स होंगे उनके लिए। तीसरा, प्रोडक्टिविटी ऑफ कॉटन। सरकार ने ये डिसाइड किया है कि वो एक क्लस्टर बेस्ड और वैल्यू चेन अप्रोच अपनाएगी जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी। क्लस्टर बेस्ड
वैल्यू चेन अप्रोच होगी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत की जाएगी, स्पेशली जो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन है उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो कॉटन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, कॉटन में स्पेशली कौन सा, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जाएगी, जिसमें क्लस्टर बेस्ड और वैल्यू चेन अप्रोच को यूज किया जाएगा। ये तीसरा हो गया इसका फैक्टर। चौथा, आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। जो आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम है उसके अंतर्गत कोशिश ये की जाएगी कि डिजीज फ्री क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल अवेलेबल कराया जाए हॉर्टिकल्चर के लिए। ठीक है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो है उनके लिए डिजीज फ्री और क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल को उपलब्ध कराना इसके अंतर्गत ऑब्जेक्टिव है। तीसरा, फिशरीज का जो क्षेत्र है उस पर काम करने की बात है। फिशरीज में ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई थी और इसी को और इनहांस करने का प्रोग्राम इस बजट में पेश किया गया है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसके अंतर्गत जो फिशरमैन हैं, फिश वेंडर्स हैं, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं जो फिशरीज से जुड़े हुए हैं, इन सबको सपोर्ट किया जाएगा। जो फिशरमैन्स हैं और फिश वेंडर्स हैं उनके लिए इंश्योरेंस कवर अवेलेबल कराया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा और उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंतर्गत लाया जाएगा। 2024-25 तक टारगेट ये है कि 220 LMT फिश प्रोडक्शन किया जाएगा, जिसमें करीब 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। किसानों जो मत्स्य पालक हैं, किसान नहीं, जो मत्स्य पालक हैं उनकी इनकम डबल की जाएगी और इसके साथ साथ 3,477 जो है वो सागर मित्र अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो अगला है वो है सागर मित्र, सॉरी, इसके बाद जो है वो है श्री अन्न यानी कि मिलेट्स को लेकर। ठीक है, श्री अन्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान से समझिएगा। श्री अन्न को जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने मदर ऑफ ऑल ग्रेन्स कहा है और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस ने 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है, इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स घोषित किया हुआ है। ठीक है, इसमें बजट में यह घोषणा की गई है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च है हैदराबाद में, लोकेशन भी याद रखिएगा, प्री के एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद में जो है उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर डेवलप किया जाएगा श्री अन्न के प्रोडक्शन के लिए। श्री अन्न यानी कि जो मोटे अनाज है, जो कोअर्स ग्रेन्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिएगा। इसमें कौन कौन से अनाज आते हैं? इसमें अनाज आते हैं ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कांगनी, कोदो, कुटकी और कुट्टू। ये जो अनाज होते हैं ये पहली बात तो प्रोडक्शन में बहुत इजी होते हैं, लो वाटर एब्जॉर्प्शन करते हैं और साथ ही साथ अगर हम देखें बेनिफिट्स के तौर पर तो इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है, नियासिन पाया जाता है, विटामिन B6 पाया जाता है, फॉलिक एसिड, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सारी चीज़ें अच्छी मात्रा में उपलब्ध होती हैं, तो ये बहुत ही फायदेमंद है। एक और फैक्ट है जो आपको इसके साथ श्री अन्न के लिए याद रखना है कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। ठीक है, श्री अन्न में भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर यानी कि निर्यातक है। कोऑपरेशन को लेकर भी फोकस किया जाएगा इंक्लूसिव ग्रोथ के अंतर्गत। कोऑपरेशन के लिए एक मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाई गई थी जो कि होम मिनिस्टर के पास ही है अभी, और इसमें एक स्लोगन भी यूज किया गया था, सहकार से समृद्धि। ये भी आप याद रखिएगा, सहकार से समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन। तो कोऑपरेशन को भी इसमें फोकस किया जाएगा। मनरेगा की बात करते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट में, अगर एग्रीकल्चर के सेक्टर में बात करते हैं तो मनरेगा जो है उसके लिए इस साल के बजट में 60,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने की बात कही गई है। 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की बात कही गई है। ये ध्यान रखिएगा कि पिछले बजट में इसके लिए 73,000 करोड़ दिया गया था और रिवाइज्ड एस्टीमेट जो था उसमें 89,000 करोड़ का प्रोविजन था। तो अगर हम 89,000 करोड़ वाले डेटा के हिसाब से देखें तो लगभग 33% इस बार के बजट में कमी की गई है, जो कि इस बार कितना कर दिया गया है, इस बार कर दिया गया है आपका 60,000 करोड़। ठीक है,
तो एग्रीकल्चर और कोऑपरेशन के सेक्टर की बात हो गई। अब हम बात करते हैं हेल्थ, एजुकेशन और स्किलिंग के सेक्टर में। जो हेल्थ का सेक्टर है उसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है मेडिकल एजुकेशन। मेडिकल एजुकेशन के लिए 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस की स्टैब्लिशमेंट की बात की गई है, जो कि आज अभी इस्टेब्लिश्ड 157 मेडिकल कॉलेजेस के कोलोकेशन में ही इस्टेब्लिश किए जाएंगे। यानी कि जो वर्तमान में स्थापित मेडिकल कॉलेजेस हैं करीब 157, उन्हीं 157 मेडिकल कॉलेजेस के साथ ही 157 नर्सिंग कॉलेजेस भी इस्टेब्लिश किए जाएंगे। ये घोषणा इंपॉर्टेंट की गई है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में गवर्नमेंट ने घोषित किया है कि 2047 तक 2047 तक सिकल सेल अनीमिया को खत्म कर दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब ये सिकल सेल एनीमिया क्या होती है ये भी इसके साथ ही जान लीजिए। ये एक जेनेटिक डिसीज है और इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो आरबीसी का शेप होता है वो डिफॉर्म हो जाता है, यानी कि बदल जाता है। और इससे क्या होगा कि आरबीसी जो है वो रिजिड और स्टिकी हो जाती है और जो ब्लड फ्लो है उसको रोकने लगती है, ब्लॉक करने लगती है। तो ये एक बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई डिजीज है। अमेरिका में बहुत ज़्यादा लोग इसके पेशेंट्स पाए जा रहे हैं। तो इस एनीमिया को भारत में भी अच्छा आंकड़ा है इसका, तो भारत में इसको खत्म करने का टारगेट रखा गया है 2047 तक। इसके बाद अगला है फार्मा इनोवेशन। फार्मा इनोवेशन के लिए गवर्नमेंट ने किया है कि प्रमोट करेंगे वो रिसर्च और इनोवेशन इन फार्मा सेक्टर, और जिसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। एजुकेशन की बात करें तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इस्टेब्लिश की जाएगी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इस्टेब्लिश की जाएगी स्टूडेंट्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, एडल्सेंट्स के लिए, जिससे वो क्वालिटी बुक्स को प्राप्त कर सकें। मेडिकल रिसर्च को भी प्रमोट किया जाएगा इसके अंतर्गत। मेडिकल रिसर्च को प्रमोट करने के लिए जो आईसीएमआर लैब्स हैं, ठीक है, उनको पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की आर एंड डी टीम के लिए अवेलेबल किया जाएगा। तो मेडिकल रिसर्च में जो भी आपके आईसीएमआर के रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के जो भी इंस्टीट्यूट हैं, वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फैकल्टीज और आर एंड डी टीम्स को उसमें विजिट करने का मौका दिया जाएगा, उनको ये अवेलेबल कराया जाएगा। अब आते हैं सप्तर्षि के दूसरे एलिमेंट पर। दूसरा एलिमेंट है रीचिंग द लास्ट माइल। अगर हम रीचिंग द लास्ट माइल की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो सरकार ने योजना लॉन्च की है वो है एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम। अगर आपको याद होगा तो भारत सरकार ने 2018 में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसके अंतर्गत 112 जिलों का चयन किया गया था। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है, डिस्ट्रिक्ट्स में आप जानते हैं डिस्ट्रिक्ट्स की जो सब यूनिट होती है वो ब्लॉक्स होती है। ये करीब करीब देश भर के 31 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में 500 ब्लॉक्स में लागू किया जाएगा, ठीक है। और स्टेट्स चाहे तो इनके नंबर्स बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट ने घोषित किया है वो 500 जिलों के 500 जिले जो लगभग 31 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में आ रहे हैं उनको एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम के अंतर्गत लाया जाएगा। एक बात यूपी पीसीएस वाले भी यहाँ पर नोट कर लें, यूपी के 68 ब्लॉक्स को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि सभी ब्लॉक्स की एक कॉम्पिटिटिव रैंकिंग होगी मंथली लेवल पर, और डैशबोर्ड पर उसको शो किया जाएगा, और जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको अलग से फंडिंग दी जाएगी। दूसरा, लास्ट माइल तक जो रीचिंग का प्रायोरिटी है सप्तऋषि में, उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन है। जो पीवीटीजी है उसका मतलब होता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ये उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा पिछड़े ट्राइबल पॉपुलेशन एरियाज हैं वहाँ के लिए ये योजना है, उन लोगों के लिए ये योजना है। इसके अंतर्गत अगले 3 साल के अंतर्गत जो डेवलपमेंट एक्शन प्लान है उसके अंतर्गत शेड्यूल्ड ट्राइब्स को डेवलप किया जाएगा। और पीवीजी टीजी जो है वो लगभग 18 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो है ये ग्रुप जो है 18 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी में पाया जा रहा है। और इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट कमीशन भी बना था जो आप जानते रहिएगा, डेबर कमीशन। डेबर कमीशन बना था
जो बेसिकली इसी ग्रुप को मान्यता देने के लिए बना था। ये 60-61 की बात है। अगला है अपर भद्रा प्रोजेक्ट। अपर भद्रा प्रोजेक्ट जो है वो सेंट्रल कर्नाटका में है। केंद्र सरकार अपर भद्रा प्रोजेक्ट को इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए फंड करेगी, ये भी घोषणा किया गया है। तो अपर भद्रा प्रोजेक्ट आप ध्यान रखिएगा, भद्रा नदी पर होगा और आंध्र प्रदेश, सेंट्रल आंध्र प्रदेश का, सॉरी सेंट्रल कर्नाटका का ये स्कीम है। अगला भारत शेयर रिपोजिटरी फॉर इंस्क्रिप्शन, भारत श्री, ये भी इंपॉर्टेंट योजना है। जो भारत श्री योजना है वो एक तरीके से डिजिटल इपिग्राफी म्यूजियम होगा, जिसमें लगभग 1 लाख एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस को पहले चरण में शामिल किया जाएगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाएगा 1 लाख एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस को। तो एक इपिग्राफी म्यूजियम डिजिटल एस्टैब्लिश किया जाएगा भारत श्री के अंतर्गत। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले पर, अगली प्रायोरिटी पर। नेक्स्ट प्रायोरिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अवसंरचना और विकास। आप ध्यान रखिएगा कि भारत सरकार ने इस बजट में सबसे ज्यादा जिस चीज पर फंडिंग करी है वो अवसंरचना विकास पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर है। इसके लिए भारत सरकार लगभग जीडीपी का 4.5% कैपिटल एक्सपेंडिचर करने जा रही है, जो कि 13.7 लाख करोड़ का होगा। और संरचना विकास बेसिकली अगर देखें तो गवर्नमेंट क्यों इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो इसके पीछे जो गवर्नमेंट का लॉजिक है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का है। सरकार इसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना चाहती है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या किया जाएगा उसके बारे में भी जान लीजिए। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो है वो किया जाएगा, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्टैब्लिश किया जाएगा, यूआईडीएफ की स्थापना की जाएगी। और इसके अंतर ये जो है, जो यूआईडीएफ है, यह नेशनल हाउसिंग बैंक के अंतर्गत होगा, नेशनल हाउसिंग बैंक के अंतर्गत होगा। और इसमें इसके द्वारा जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है उसको पूरा किया जाएगा। दूसरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में सरकार ने ये डिसाइड किया है कि स्टेट्स को अगले 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी कि जो राज्य अवसंरचना विकास करने के लिए फंड चाहते हैं उनको अगले 50 साल के लिए ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा। ठीक है, अगला है ट्रांसपोर्ट को लेकर। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया जाएगा, 100 क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाएंगे, जिससे पूरे देश में कनेक्टिविटी स्टैब्लिश की जाए, पोर्ट, कोल, स्टील, फर्टिलाइजर, फूड ग्रेन सेक्टर, इन सब सेक्टर्स को कनेक्ट करते हुए। तो क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करीब 100 प्रोजेक्ट्स को इसके अंतर्गत डेवलप किया जाएगा। अगला है एयर कनेक्टिविटी। एयर कनेक्टिविटी में अगर हम देखें तो एयर कनेक्टिविटी के अंतर्गत 50 एडिशनल एयरपोर्ट्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे, जिसमें हेलीपोर्ट्स, वाटर एरोड्रोम्स और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स को भी रिवाइव किया जाएगा। तो 50 एडिशनल एयरपोर्ट डेवलप करने का है एयरवेज के अंतर्गत। इसके साथ साथ अगर हम रेलवेज की बात करें तो ये ध्यान रखिएगा कि रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और रेलवे का जो कैपिटल आउटले है उसके अंतर्गत 2.4 लाख करोड़ का प्रोविजन किया गया है, जो कि 2013-14 के बजट प्रोविजन से लगभग 9 गुना ज्यादा है, यानी कि 2.4 लाख करोड़ का कैपिटल आउटले रेलवे के लिए अलॉट किया गया है। देखिए, रेलवे को लेकर एक और फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए, और वो फैक्ट है आपका ऑपरेटिंग रेशियो का। देखिए, ऑपरेटिंग रेशियो होता है कि रेलवे ने कितना पैसा लगाया और उसके बदले कितना कमाया, यानी कि 100 रुपए कमाने के लिए उसने कितना पैसा स्पेंड किया ऑन एन मतलब इन जनरल समझने के लिए। तो अगर उसे 100 रुपए अर्न करने हैं तो कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ये जो ऑपरेटिंग रेशियो है रेलवे का, ये है 21-22 में 107.39% था, जो कि अब हो गया है 98.22%। यानी कि रेलवे का जो ऑपरेटिंग रेशियो है वो वर्तमान में 98.22% है। इसका मतलब रेलवे अब प्रॉफिट में है, क्योंकि 100 रुपए कमाने के लिए अब उसको 98 रुपए लगाने पड़ रहे हैं। पहले उसे 100 रुपए कमाने के लिए 107 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे पिछले बजट तक।
तो इस तरीके से अगर आप देखें तो रेलवेज भी प्रॉफिट में आई है, 98.22% इसका ऑपरेटिंग रेशियो हो गया है। अब फोर्थ प्रायोरिटी पर आते हैं, अनलीजिंग द पोटेंशियल की बात करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट फोकस एरिया यही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने एक नया विजन लॉन्च किया है, मेक एआई इन इंडिया एंड मेक एआई वर्क फॉर इंडिया। मेक एआई इन इंडिया एंड मेक एआई वर्क फॉर इंडिया। इसके लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एस्टैब्लिश किए जाएंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जहां पर एआई के संदर्भ में रिसर्च और ट्रेनिंग दी जाएगी। दूसरा है जन विश्वास बिल। जन विश्वास बिल वास्तव में जो माइनर ऑफेंसेस हैं, जो छोटे छोटे ऑफेंसेस हैं, उनको डीक्रिमिनलाइज करने के लिए है। इसके अंतर्गत छोटी माइनॉरिटी पेनल्टीज लगाई जाएंगी, जो अभी छोटे मोटे अपराध माने जाते हैं उन पर। तो उनको अपराध की श्रेणी से बाहर कर केवल धन यानी कि आर्थिक दंड लगाया जाएगा। और इसके अंतर्गत लगभग लगभग 42 कानूनों में संशोधन किया जाएगा। 42 एक्ट्स को, 42 एक्ट्स को जो है अमेंड किया जाएगा। ठीक है, ये जन विश्वास बिल है, इसके बारे में आप जानते रहिएगा। नेक्स्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी देश में इन्वेस्टमेंट के लिए। हालांकि 2021 के बाद वर्ल्ड बैंक ने इसकी रिपोर्ट को पब्लिश करने से रोक दिया है। इसको पब्लिश करता था वर्ल्ड बैंक, और 2019 में भारत की रैंक इसकी 63 थी। आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है डेटा गवर्नेंस। डेटा गवर्नेंस यानी कि जो आपका पर्सनल डेटा है, जो भी आपका डेटा कलेक्ट किया जाता है उसको लेकर, इसके लिए एक नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी लाई जाएगी, जिसके अंतर्गत आपका डेटा इनोवेशन, रिसर्च, स्टार्टअप और एकेडमिशिया के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और डेटा सेंटर्स इंडिया के अंदर ही रखे जाएंगे। अगला है एंटिटी डिजी लॉकर। डिजी लॉकर की योजना थी जिसमें आपके रिकॉर्ड्स डिजिटल फॉर्म में एक डिजिटल लॉकर में रखे जा रहे थे। एंटिटी डिजी लॉकर में क्या होगा कि जो एमएसएमईज हैं, लार्ज बिजनेस हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, इनके सारे रिकॉर्ड्स, डेटा, डॉक्यूमेंट्स, वो सब एंटिटी डिजी लॉकर में मेंटेन किए जाएंगे। 5G सर्विसेज के लिए भी ये सारी फ्यूचरिस्टिक हैं, आपको पता है। 5G सर्विसेज के लिए भी 100 लैब्स डेवलप की जाएंगी, जिससे जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज हैं, बिजनेस मॉडल्स हैं और पोटेंशियल है, उसको कैश इन किया जा सके। और आखिरी चीज जो इसमें होगी वो है पैन को ही कॉमन आइडेंटिफायर बना दिया जाएगा, यानी कि सारे बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए पैन ही आइडेंटिफिकेशन कार्ड होगा। ठीक है, तो ये है फोर्थ प्रायोरिटी सप्तऋषि की। अगला अगर हम बात करें तो ग्रीन ग्रोथ है। ग्रीन ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ग्रीन ग्रोथ को लेकर कई सारी चीजें आपको मिलेंगी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। इकोलॉजी एनवायरमेंट भी आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जा रहा है यूपीएससी में भी और यूपीपीसीएस में भी, इसलिए इसको लेकर इसके अंतर्गत क्या क्या स्टेप्स हैं उनको भी जानना जरूरी है। तो पहला जो आपका घोषणा है वो है पंचामृत की। पंचामृत का मतलब 5 नेक्टर एलिमेंट्स ऑफ इंडियाज क्लाइमेट एक्शन, यानी कि हम जो क्लाइमेट एक्शन लेंगे, जो पर्यावरण के सुधार के लिए कदम उठाएंगे, उनके 5 टारगेट्स क्या हैं। तो इसमें हमने 5 टारगेट सेट किए हैं। ये पांचों टारगेट आपको पता होने चाहिए। पहला टारगेट ये है कि हम 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी डेवलप करेंगे। 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी डेवलप करेंगे। दूसरा, जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है, टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट का लगभग 50% हम बाय रिन्यूएबल एनर्जी गेन कर लेंगे 2030 तक। तो 2030 को लैंडमार्क ईयर मानिएगा। तो अपनी टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट का 50% हम ले आएंगे कहां से? रिन्यूएबल एनर्जी से। इसके साथ साथ जो कार्बन एमिशन है वो 2030 तक हम 1 बिलियन टन कम करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ अगला क्या होगा, जो कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इकोनॉमी है उसको 2030 तक 45% तक कम करेंगे। कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इकोनॉमी को 45% तक कम करेंगे। और पांचवा जो है वो नेट जीरो कार्बन एमिशन 2070 तक प्राप्त करेंगे। ये पांचवा है। तो ये पंचामृत
का कॉन्सेप्ट दिया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया पंचामृत। दूसरा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में भी आपको कुछ फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंटली पता होने चाहिए। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है उसके अंतर्गत जो इकोनॉमी है उसकी कार्बन इंटेंसिटी को कम करना है और ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करना है। ठीक है, कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन शुरू करना है और इंडिया को नेट एक्सपोर्टर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बनाना है। इसके लिए टारगेट जो सेट किया गया है वो 5 MMT पर ईयर प्रोडक्शन को बढ़ाना है ग्रीन हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के बारे में जान लीजिएगा कि जो हाइड्रोजन है वो एक की इंडस्ट्रियल फ्यूल है जो कि प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, अमोनिया बेसिकली फर्टिलाइजर में यूज होता है, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, स्टील, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब में बहुत ज़्यादा यूज होता है। वर्तमान में ज़्यादातर हाइड्रोजन जो यूज होता है उसको ब्लैक या ब्राउन हाइड्रोजन कहा जाता है जो कि कोयले से प्रोडक्शन किया जाता है। हाइड्रोजन जो है वो एनवायरमेंट पे मोस्ट एबंडेंटली पाया जाने वाला एलिमेंट है, लेकिन और ये जिस फॉर्म में पाया जाता है वो नॉर्मली H2O के साथ पाया जाता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस यानी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करके इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस किया जाता है और हाइड्रोजन कंपाउंड को अलग किया जाता है। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज की जा रही है वो रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट की गई हो तो जो हाइड्रोजन जनरेट होगा वो हम ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे। ठीक है, तो अभी आपको ग्रीन हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसी को प्रमोट करना है और हमें कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ाना है और इंडिया को नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर के नेट एक्सपोर्टर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन भी बनाना है। ये है हमारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अगला जो है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टैंजिबल इनकम्स, मिस्टी। मिस्टी योजना इस बजट में ही घोषित की गई है। मिस्टी योजना के अंतर्गत जो मैंग्रोव प्लांटेशन है भारत के कोस्टलाइन पर और साल्ट पैनलैंड्स पर उसको बढ़ाने की प्रोग्राम है, एक नई योजना है। इसके अंतर्गत जो मैंग्रोव का प्रोडक्शन है, मैंग्रोव का प्लांटेशन है वो बढ़ाया जाएगा। मैंग्रोव एक्चुअली इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जंगलों से कहीं ज़्यादा कार्बन एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, और एनवायरनमेंट से सीधे जो है कार्बन को कैप्चर कर लेते हैं, इसीलिए इनको कार्बन स्टोर भी कहा जाता है। जो कोप 27 हुआ था उसमें मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट यानी MAC का गठन भी किया गया था, तो इस रेफरेंस में ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अमृत धरोहर। अमृत धरोहर के अंतर्गत जो गवर्नमेंट है वो अगले 3 सालों में ऑप्टिमल यूज ऑफ वेटलैंड एंड एनहांस बायोडाइवर्सिटी, कार्बन स्टॉक, इको टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज और लोकल कम्युनिटीज के लिए इनकम जनरेशन का काम करेगी इन्हीं के माध्यम से। तो जो भी वेटलैंड्स हैं, बायोडाइवर्सिटी केंद्र हैं, कार्बन स्टॉक बढ़ाना है, इको टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना है, इनके थ्रू ये सब अमृत धरोहर है और इनके द्वारा जो इनकम जनरेट की जाएगी वो लोकल कम्युनिटीज के लिए की जाएगी। ये अमृत धरोहर का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है गोवर्धन, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। गोवर्धन, इसके अंतर्गत 500 यानी कि 500 वेस्ट टू वेल्थ प्लांट लगाए जाएंगे। वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स की स्टैब्लिशमेंट किया जाएगा जिससे सर्कुलर इकोनॉमी को ग्रो किया जा सके। अगला भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स बनाए जाएंगे और इसके अंतर्गत अगले 3 साल में 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर को स्टैब्लिश किया जाएगा जिससे माइक्रो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क को स्टैब्लिश किया जा सके और नेचुरल फार्मिंग की ओर बढ़ा जा सके। इसके साथ साथ व्हीकल स्क्रैपिंग की भी योजना है भारत सरकार की। व्हीकल स्क्रैपिंग यानी कि जो आउटडेटेड व्हीकल्स हो गई हैं जिनकी लाइफ पूरी हो चुकी है उनकी स्क्रैपिंग के लिए सरकार ने एडिशनल फंड देने की बात कही है। वास्तव में व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी 2021-22 के बजट में घोषित की गई थी।
अगला है प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, पीएम प्रणाम। पीएम प्रणाम के अंतर्गत जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, उनको अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर यानी कि ग्रीन फर्टिलाइजर्स यूज करने के लिए प्रमोट किया जाएगा, जिससे वे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनका कम यूज उनके यहाँ हो और ग्रीन फार्मिंग बढ़ाई जा सके, नेचुरल फार्मिंग बढ़ाई जा सके। तो पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य स्टेट्स को इसके लिए प्रमोट करना है, फंड देना है, जिससे वे इंसेंटिव्स देना है, जिससे वे ग्रीन फर्टिलाइजर या अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स को यूज करने के लिए प्रोत्साहित हो। अगला जो है वो है यूथ पावर का मामला। सिक्स्थ प्रायोरिटी जो है वो यूथ पावर को लेकर है। इसमें सबसे पहला नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के अंतर्गत जो अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं ऐसे अगले 3 साल तक अगले 3 इयर्स के लिए करीब करीब 47 लाख युवाओं को अप्रेंटिसशिप फंड दिया जाएगा। ठीक है, उनके लिए स्टाइपेंड दिया जाएगा, उनको पैसे दिए जाएंगे अगले 3 साल तक 47 लाख अप्रेंटिसशिप करने वाले लोगों को। दूसरा यूनिटी मॉल की बात की गई है। यूनिटी मॉल के अंतर्गत जो स्टेट्स हैं उनको स्टेट कैपिटल या प्रोमिनेंट टूरिस्ट सेंटर पर या फाइनेंशियल कैपिटल पर जो भी उनके स्टेट में हो वहां पर यूनिटी मॉल स्टैब्लिश करने की बात की गई है। यूनिटी मॉल में क्या होगा, देखिए यूपी की एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है ओडीओपी, तो उसके अंतर्गत ओडीओपी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, उनका प्रोडक्शन प्रमोट किया जाएगा। एक सेकंड रुकिएगा, कुछ अलाइनमेंट में गड़बड़ है। जी, यूनिटी मॉल के अंतर्गत जो ओडीओपी प्रोजेक्ट्स होंगे, जो ओडीओपी परियोजनाएं होंगी, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करने के लिए या तो स्टेट की कैपिटल में या तो स्टेट की फाइनेंशियल कैपिटल में या तो बिजनेस सेंटर या टूरिज्म प्लेस होंगे, वहां पर यूनिटी मॉल्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे। ठीक है, अगला जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एआई, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन्स, सॉफ्ट स्किल्स, इसके लिए अगले 3 साल तक ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो युवा हैं उनके लिए नया टर्म यूज किया गया यूथ पावर को ग्रो करने के लिए, वो है अमृत पीढ़ी। ठीक है, सरकार यूथ को हेल्प करने के लिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए अमृत पीढ़ी को प्रमोट करेगी। तो नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपका फाइनेंशियल सेक्टर है। फाइनेंशियल सेक्टर की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि फाइनेंशियल सेक्टर को निम्न योजनाएं दी जाएंगी। पहला, नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री होगी। तो नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री है, उसके अंतर्गत
जितने भी आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी फाइनेंशियल बॉडीज हैं, उनकी क्रेडिट, फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर के रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। दूसरा, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे। ये बेसिकली कंपनीज को फास्टर रिस्पांस देने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड यूनिट बनाई जाएगी, जिससे कंपनीज के काम में सुविधा मिल सके। तीसरा, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के अंतर्गत हर महिला अथवा बच्ची के लिए 2 लाख रुपए 2 साल तक के लिए डिपॉजिट किया करने का सुविधा दिया जाएगा। ये स्मॉल सेविंग स्कीम है, 2 लाख रुपए आप जमा कर सकते हैं महिला या बच्ची के नाम पर अगले 2 साल के लिए, जिसमें 7.5% का इंटरेस्ट रेट यानी कि 7.5% का फिक्स इंटरेस्ट रेट पे किया जाएगा। इसके साथ साथ पार्शियल विड्रॉल ऑप्शन भी दिया जाएगा, यानी कि थोड़ा बहुत उसमें से आप विड्रॉ करने का भी ऑप्शन रखेंगे। नेक्स्ट है क्रेडिट गारंटी फॉर एमएसएमईज। जो एमएसएमईज हैं उनको क्रेडिट गारंटी भी दी जाएगी। ये 1 अप्रैल 2023 से अगले फाइनेंशियल ईयर तक कोलेटरल फ्री क्रेडिट गारंटी होगी 2 लाख करोड़ की, यानी कि एमएसएमई को 2 लाख करोड़ की कोलेटरल फ्री का मतलब होता है कि उनको कुछ चीजें बंधक नहीं रखनी होंगी, गिरवी नहीं रखनी होगी। ऐसा लोन दिया जाएगा लगभग 2 लाख करोड़ का अगले फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से ये शुरू होगा। ठीक है। नेक्स्ट है सीनियर सिटीजन्स के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है। सीनियर सिटीजन्स के लिए जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, उसमें जो मैक्सिमम लिमिट थी वो 15 लाख थी, उसको बढ़ा करके 30 लाख कर दिया गया है। चौथा, फिस्कल मैनेजमेंट की बात है। फिस्कल मैनेजमेंट में मैंने आपको अभी बताया ही कि स्टेट्स को अगले 50 साल के लिए जो है लोन दिया जाएगा इंटरेस्ट फ्री। ठीक है। और फिस्कल डेफिसिट को जो राज्यों के लिए है वो 3.5% ऑफ जीडीपी तक मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट, अब आप सप्तर्षि के सातों एलिमेंट्स को उनकी स्कीम्स के अनुसार जान गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पर्सनल इनकम टैक्स की बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड रहा बजट के दौरान। हालांकि इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनने हैं, लेकिन फिर भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, वो पूछे जा सकते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट इनकम टैक्स की बात करें तो पहली बात यह है कि नई टैक्स रिजीम, देखिए 2 टैक्स रिजीम है, एक ओल्ड टैक्स रिजीम है और एक न्यू टैक्स रिजीम है। जो नई टैक्स रिजीम जिन लोगों ने अडॉप्ट किया है उनको 7 लाख रुपए तक टैक्स से मुक्ति दी गई है, यानी कि उनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाएगा, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना होगा उन्हें। ठीक है, 7 लाख रुपए की इनकम तक। लेकिन किनको? जिन्होंने न्यू टैक्स रिजीम में अपने आप को रखा है। ओल्ड टैक्स रिजीम में जो है उनके लिए कोई भी चेंज नहीं किया गया है। ठीक है। जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसके अंतर्गत जो स्लैब्स थे वो पहले 5 स्लैब्स थे, अब उनको घटा करके सॉरी जो टैक्स स्लैब्स थे उनको घटाकर 5 कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो टैक्स एग्जम्पशन की लिमिट थी वो 3 लाख रुपए तक कर दी गई, यानी कि 3 लाख रुपए तक कर में छूट मिलेगी। ठीक है। और ये बात जो मैंने अभी बताई कि 7 लाख रुपए तक उनको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। ठीक है। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज और भी कही गई है कि न्यू टैक्स रिजीम को ही अब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम मान लिया गया है, लेकिन वो नागरिक जो पुराने वाले टैक्स रिजीम में जाना चाहते हो उनके पास ये ऑप्शन अभी भी अवेलेबल रहेगा। ठीक है। तो ये इनकम टैक्स को लेकर के जो प्रोविजंस थे वो है। अब इसके साथ साथ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी जान लीजिए। इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेकर के बजट में जो घोषणाएं की गई हैं वो क्या है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है उसमें जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है, जो कि गुड्स पर लगती थी, कस्टम ड्यूटी, उत्पाद शुल्क जिसको कहते हैं, वो टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में 21% से घटाकर 13% कर दिया गया है। ठीक है। दूसरी चीज, जो इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स है और मशीनरी है, जो कि यूज होगा किसमें, लिथियम ऑयल सेल्स बनाने में, डीनेचुरेटेड एथाइल अल्कोहल बनाने में, इन सबको घटाया गया है। ठीक है, इन सबको छूट दी गई है इनफैक्ट। ठीक है, इनको कस्टम ड्यूटी से एग्जम्पशन दिया गया है। जो भी लिथियम आयल सेल्स के बनाने के लिए या डीनेचर्ड एथाइल अल्कोहल बनाने के लिए जो भी गुड्स मंगाए जाएंगे, मशीनरी मंगाई जाएंगी, उन पर कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं देनी होगी। इसके साथ साथ जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो कर दिया गया है उन सीड्स को मंगाने में जो कि लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड्स के लिए यूज होते हैं सीड्स,
उनको नील कर दिया गया है। पहले ये 5% था, अब इनको नील कर दिया गया है। अब लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड्स के बारे में भी जान लीजिए। एक्चुअली इनको आर्टिफिशियल डायमंड्स भी कहते हैं। जो ये डेवलप होते हैं, ये किसी प्रायर डायमंड से ही डेवलप होते हैं, जिसके लिए हम सीड टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा केंद्र है डायमंड कटिंग का एंड पॉलिशिंग का, जिसमें सूरत को वर्ल्ड का हब माना जाता है इस मामले में। ठीक है, दुनिया का लगभग 19% डायमंड एक्सपोर्ट इंडिया करता है, 19%। ठीक है, ये जो आर्टिफिशियल लैब ग्रोन डायमंड्स हैं, या जो आर्टिफिशियल डायमंड्स हैं, ये ध्यान रखिएगा दो तरीकों से बनते हैं। एक तो वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर तरीका होता है, और दूसरा होता है केमिकल वेपर डिपोजिशन का। दो तरीके हैं, इन दो तरीकों का नाम भी आपको पता होना चाहिए। बेसिकली ग्रेफाइट का यूज किया जाता है इन दोनों तरीकों में, और डायमंड का क्रिएशन किया जाता है, जो बेसिकली बहुत ही इको फ्रेंडली होता है, और जिसकी जो कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन, क्लियरिटी, ये सब ओरिजिनल डायमंड जैसी ही होती है। ठीक है, और अमेरिका इसका बड़ा मार्केट है, और चाइना भी इसका बहुत बड़ा मार्केट है। तो सबसे बड़ा मार्केट अमेरिका ही है। ठीक है, तो ये हो गए इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेकर, और जो आर्टिफिशियल डायमंड है उसको लेकर। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा है कि वो जो आईटी रिटर्न फॉर्म है, वो सारे लोगों के लिए एक कॉमन आईटी रिटर्न का फॉर्म बना देंगे, जिससे सबको असुविधा ना हो। ठीक है, अपील्स को तुरंत डिस्पोज किया जाएगा, जिसके लिए 100 ज्वाइंट कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, न्यू कोऑपरेटिव एंड न्यू कोऑपरेटिव्स जो नए मार्च के नेक्स्ट ईयर से होंगे, उनको लोअर इनकम टैक्स रेट दिया जाएगा 15% का। स्टार्टअप्स के लिए जो बजट ने प्रपोज किया है कि वो जो स्टार्टअप्स होंगे उनको मार्च 2024 तक जो बेनिफिट्स दिए जा रहे थे वो देते रहेंगे, और इसके साथ साथ जो एमएसएमईज हैं उनको भी जो बेनिफिट्स ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है वो देते रहेंगे। एमएसएमई को प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बेनिफिट्स देते रहेंगे। ठीक है, तो ये एडिशनल पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसके साथ साथ जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है, उसके अंतर्गत क्या होता है कि जो टैक्स पेयर है उसको बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए छूट होती है कि वो चाहे तो बनाए चाहे ना बनाए। ठीक है, इसके अंतर्गत 3 सेक्शंस हैं, 44 AD, 44 ADA एंड 44 AE इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। ये आपको बस पता होना चाहिए, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। ठीक है, वो टैक्स पेयर को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने से छूट देती है। ठीक है, क्योंकि वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने में बहुत सारी कॉस्ट जाती है, और वो सारी चीज़ों से गवर्नमेंट उन्हें मुक्ति देती है। तो इस तरीके से इस बजट में जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स, जो टर्म थे, उनकी एक्सप्लेनेशन, और उनके बारे में जो कुछ भी आपको जानना चाहिए प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के पर्पज से, वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। अगर आपको कोई टर्म समझ में नहीं आ रहा हो, या कोई भी डाउट होता हो, तो आप कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो हमने ये वीडियो बनाया है, उसको कोशिश करिए कि आप उसको लाइक, कमेंट और शेयर भी करें, क्योंकि ये सारे बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।